हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर 3। ठीक है, इसके हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो हमारा जो टॉपिक इंडेक्स है वो है बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड उसके बाद एंटीबायोटिक्स ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर कौन सी एंटीबायोटिक काम करते हैं, कैसे बैक्टीरियल सेल को इनहिबिट करते हैं थ्रू बैक्टीरियल सेल वॉल, वो हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट आर्कियल सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्कियल सेल वॉल के साथ बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। एंड लास्ट देखेंगे सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, जिस भी बैक्टीरिया के पास कोई भी सेल वॉल नहीं है और सेल वॉल डेफिशिएंट है, वो बैक्टीरिया कौन सी है, उसका फेनोमेनन क्या है वो हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं, फास्ट हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसके एकदम आउटर साइड में ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर ही जो स्ट्रक्चर है वो उसको बोला जाता है सेल वॉल। ये है सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये वाला सेल वॉल है। एंड सेल वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज है उसको बोला जाता है ये वाला साइटोप्लाज्म, जहां पे डीएनए और राइबोसोम सब सेलुलर आइटम्स होता है। ठीक है, तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है सेल वॉल। तो इस सेल वॉल को हम गौर से देखेंगे और इसको जूम करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे कि ए है बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, और ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर ही जो स्ट्रक्चर है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है सेल वॉल। एंड सेल वॉल जो है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से तैयार होता है। लेकिन ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो सेल वॉल और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है वो बहुत थिक होता है। लेकिन उसी चीज हम जब ग्राम नेगेटिव में देखेंगे, ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो बहुत थीन लेयर होता है। ठीक है, एंड इसके साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बावजूद और एक चीज होता है, वो है आउटर मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन जो है, इस आउटर मेम्ब्रेन ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसका जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है वो बहुत थिक होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत थिन होता है और पतला होता है। ठीक है, तो आइए हम अभी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को और जूम करके देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, जो हम अभी बात किए हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ग्राम पॉजिटिव के लिए बहुत थिक होता है और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। इसके साथ कुछ टिकोइक एसिड जुड़ा होता है जो ओनली ग्राम पॉजिटिव में हम देख सकते हैं। अगर इस टिकोइक एसिड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के साथ जुड़ा होके, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो इसको बोला जाएगा टिकोइक एसिड। लेकिन अगर इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इस टिकोइक एसिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड है, लिपिड के साथ बाउंड होके उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के ऊपर से निकलेगा, तो हम उसको बोला जाता है कि लिपोटिकोइक एसिड, क्योंकि ये लिपिड के साथ बाउंड होके स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद और ए वाला गया पेप्टिडोग्लाइकन। इसके बाद हम देखेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर में जो एक खाली स्पेस होता है, इसको बोला जाता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम यहाँ पे रहता है। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ए वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके ऊपर ए वाला है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, थोड़ा जो थीन लेयर है। इसके यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ए है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ए वाला थोड़ा सा थीन स्ट्रक्चर, ये है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। उसके बाद है आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला है
आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहाँ पे है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाला जो खाली स्पेस है एंड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के ऊपर, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह है इसको बोला जाता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत ज्यादा होता है और मेनली ग्राम नेगेटिव में पाए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव में बहुत छोटा और कम पाए जाते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। एंड आउटर मेम्ब्रेन में कुछ पोरिन प्रोटीन होता है, मतलब कुछ चैनल प्रोटीन होता है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसके थ्रू सेल में, सेल के अंदर और बाहर जा सकते हैं। चैनल प्रोटीन है इसके साथ, और कुछ लिपोपॉलीसैकेराइड होता है जो ये वाला लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये सब लिपिड मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट और सैकराइड मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, इसको बोला जाता है लिपोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो यह पूरा ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव के लिए सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीज ऐसे देखे जो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो है पेरिप्लाज्मिक स्पेस एंड टिकोइक एसिड। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है? दिस कंपार्टमेंट प्रोवाइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, मतलब इसके अंदर कुछ डिग्रेडेटिव एंजाइम रहते हैं और जो कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टेबिलाईज करने के लिए ये जरूरत होता है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू खुद स्टेबिलाईज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबिलाईज होते हैं इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर। इसके साथ साथ पेरिप्लाज्मिक स्पेस में कुछ जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, जो आरएनएज, इसमें जो आरएनएज और एल्कालाइन फॉस्फेटेज जो भी मतलब डेंजरस प्रोटीन और एंजाइम्स होता है, उसको ये जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स है ये डिग्रेड करके सेल को मतलब प्रोटेक्शन देते हैं। तो जो आरएनएज और एल्कालाइन फॉस्फेटेज डेंजरस जो एंजाइम्स अगर सेल को इफेक्ट करता है, उस टाइम या इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स है ये इनको तोड़ देते हैं और इसको ब्रेक कर देते हैं, तो इसके थ्रू सेल को प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड क्या है? टिकोइक एसिड क्या करते हैं? प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड हेल्प्स इन पैसेज ऑफ आयरन। जो सेल वॉल है, सेल वॉल को स्टेबिलिटी देते हैं। कैसे देते हैं? ये जो टिकोइक एसिड है ये सेल वॉल के अंदर से बाहर निकल के इसको एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देते हैं। सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड हेल्प्स इन पैसेज ऑफ आयरन, स्पेशली मैग्नीशियम आयरन। मैग्नीशियम आयरन के पैसेज के लिए इसका जरूरत है एंड गिव नेगेटिव चार्ज टू द सेल, एंड सेल को एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो टिकोइक एसिड है ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये जो टिकोइक एसिड है ये ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देख सकते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। सो अभी हम ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है इसका हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे, मतलब एक कौन सी कंपाउंड को लेकर और कौन सी मॉलिक्यूल को लेकर तैयार होते हैं। मतलब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है एक कौन कौन सी कंपाउंड और मॉलिक्यूल लेके तैयार हुआ है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो आइए, ये है हमारे, ये है एक सेल एंड इसका कुछ पार्ट लेके हम जूम किए हैं। यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसको बोला जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही जो लेयर है इसको बोला जाएगा सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या, कौन सी कंपाउंड को लेके तैयार है? ये है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के थ्रू ये सेल वॉल बने हुए हैं, ठीक है। एंड इस सेल वॉल के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, इस हर एक ये वाला एक पूरा एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ये पूरा एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ये भी एक पूरा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, एंड ये भी एक पूरा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। तो एक एक पूरा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एक दूसरे के साथ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ है, एंड इसको ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का जो स्ट्रक्चर है इसको एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। एंड हर एक जो ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं ये है नैग एंड नैम। सो ये वाला है नैग एंड ये जो है इसको बोला जाएगा नैम। नैग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड नैम मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड।
एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एक दूसरे के मतलब रिपीट करके ऑल्टरनेटिवली रिपीट करके ए पेप्टोग्लाइकन लेयर तैयार होता है एंड एक एक पेप्टोग्लाइकन लेयर एक दूसरे के साथ ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसके थ्रू जुड़ा रहता है। ठीक है, तो अभी हम इसको जूम करके ज्यादा करीब से देखेंगे कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये है नैम नैग सॉरी नैग नैम नैग नैम नैग नैम नैग नैम ऐसे जुड़ा होके एक एक पेप्टोग्लाइकन लेयर तो है, एक पेप्टोग्लाइकन लेयर है, एक पेप्टोग्लाइकन लेयर, एक पेप्टोग्लाइकन लेयर, एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। ठीक है, एंड हर एक नैम के साथ हर एक नैम मॉलिक्यूल के साथ चार टेट्रापेप्टाइड मतलब चार पेप्टाइड मतलब चार एमिनो एसिड एक साथ जुड़ा रहता है, इसके साथ भी है। और यहाँ पे भी जो नैम है इसके साथ भी चार पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टाइड पेप्टाइड है एंड ये जो चार पेप्टाइड आपस में है ये दो इसके साथ मतलब इसका फोर्थ जो पेप्टाइड है एंड इसका जो थर्ड पेप्टाइड है ये एक दूसरे के साथ बाउंड करके क्रॉस लिंक करके ये जो एक पेप्टोग्लाइकन लेयर है एक पेप्टोग्लाइकन लेयर है इस दोनों को एक साथ क्रॉस लिंक करके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, एंड ए नैग नैम क्या है वही हम देखेंगे। नैग क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड नैम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, और जो साइड ये जो ग्रीन कलर का जो पेप्टाइड चेन है इसको बोला जाता है साइड पेप्टाइड चेन एंड इसके अंदर ये जो लिंकेज होता है ये लिंकेज को बोला जाता है क्रॉस लिंकिंग बिटवीन पेप्टाइड चेन। ठीक है, एंड यहाँ पे जो पेप्टाइड ब्रिज फॉर्म हुआ है उसको हम गौर से देखेंगे तो हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर मतलब क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन इज अ पॉलीसैकेराइड consisting of sugar and amino acid। इसके अंदर क्या है? शुगर है एंड एमिनो एसिड है। ये जो नैग और नैम है ये शुगर डेरिवेटिव है, इसके साथ जो पेप्टाइड है ये है एमिनो एसिड। सो पेप्टिडोग्लाइकन एक पॉलीसैकेराइड है जो शुगर एंड एमिनो एसिड को लेके फॉर्म किया गया है, जो आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में एक रिजिड सेल वॉल फॉर्म के लिए जरूरत होता है। ठीक है, सो अभी हम नैग और नैम का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। ये है नैग और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का स्ट्रक्चर। सो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या है? एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है एंड उसके साथ NH जो NH2 होता है एमिनो ग्रुप वो ऐड हुआ है, तो क्या हुआ? ग्लूकोज एमाइन। तो इसका नाम क्या हुआ? ग्लूकोज एंड एमाइन। ए स्ट्रक्चर ग्लूकोज एंड ए है एमाइन, तो ये हुआ ग्लूकोज एमाइन। एंड और क्या है? और है एसिटाइल, ए है एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, और क्या है? एन मतलब ये जो एन है इस एन के साथ ये जो एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ओके, ऐसे इसका नाम आया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नैम। नैम क्या है? नैम जो है इसमें भी ए है ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसके साथ NH मतलब एमिनो ग्रुप है, सो ए भी हुआ ग्लूकोज और एमिनो ग्रुप एंड इसके साथ एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको लेके हम क्या बोल सकते हैं? इसके और यहाँ पे और एक लैक्टिक एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो नैम और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड तैयार होता है वो लैक्टिक एसिड एंड ग्लूकोसामाइन को लेके तैयार होता है। ठीक है, मतलब इसके पास ग्लूकोज है और एमिनो ग्रुप है इसके साथ एंड एसिटाइल ग्रुप है, जो ग्लूकोसामाइन में था वही सेम है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है? एक लैक्टिक एसिड एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो जो हमारा नैग और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है उसमें ग्लूकोसामाइन होता है और एसिटाइल ग्रुप होता है, और जो हमारा नैम होता है और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है और जो म्यूरामिक एसिड है वो कौन सी चीज लेके तैयार होता है? वो ग्लूकोसामाइन एंड लैक्टिक एसिड लेके तैयार होता है, इसके साथ एक एसिटाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, एंड इसके नैग और नैम कैसे बाइंड करेगा? ऐसे यहाँ पे जो नैम है इसका जो फास्ट ए वाला 1 नंबर कार्बन है एंड ये जो नैम है, नैम का जो 4th कार्बन है
एक नंबर कार्बन एंड फोर्थ नंबर कार्बन, और ए है बीटा OH। सो ये वाला बीटा 1,4 लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ बाइंड होता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो ये जो पेप्टाइड ब्रिज फॉर्म हुआ है, इसको हम और जूम करके और बड़ा करके देखेंगे। तो क्या देख सकते हैं हम, ये जो नाम है, इस नाम के साथ 4 पेप्टाइड और एमिनो एसिड जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें भी और इस पर भी जो नाम है, इसमें भी 4 एमिनो एसिड जुड़ा होगा। ठीक है, एंड ये जो टेट्रापेप्टाइड है, इस दोनों जो टेट्रापेप्टाइड है, इस टेट्रापेप्टाइड एक दूसरे के साथ एक पेप्टाइड इंटरब्रिज के थ्रू क्रॉस लिंकिंग होगा। ठीक है, और कौन सी एमिनो एसिड्स के साथ होगा, एक एमिनो एसिड के थर्ड, मतलब एक नाम के साथ जो थर्ड एमिनो एसिड होगा, उसके साथ दूसरा का जो फोर्थ एमिनो एसिड होगा, उसके साथ लिंकेज होगा। किसके थ्रू लिंकेज होगा, पेप्टाइड लिंकेज होगा। मतलब यहाँ पे ग्लाइसिन का एक पेप्टाइड, मतलब 5 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल होगा, जो और एक एमिनो एसिड है, एक फर्स्ट ग्लाइसिन, सेकेंड ग्लाइसिन, थर्ड ग्लाइसिन, फोर्थ ग्लाइसिन, फिफ्थ ग्लाइसिन। 5 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल के थ्रू इन दोनों के अंदर ब्रिज होगा, मतलब इंटरब्रिज पेप्टाइड ब्रिज फॉर्म होगा, जो पेप्टोग्लाइकन लेयर को एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। तो इसको ही हम फिर से जरा करीब से देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा नाम है, नाम के साथ 4 एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो 4 एमिनो एसिड दो पेप्टोग्लाइकन लेयर के हैं, उन दोनों पेप्टोग्लाइकन के एक के 3 नंबर एमिनो एसिड के साथ दूसरा का 4 नंबर एमिनो एसिड का बॉन्डिंग होगा। किसके थ्रू क्रॉस लिंकिंग, किसके थ्रू होगा, ग्लाइसिन पेंटा ग्लाइसिन के थ्रू इसका लिंकेज होगा। कैसे, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन एमिनो एसिड नाम के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एमिनो एसिड नाम के साथ जुड़ा होता है वो है एल एलानिन, देन डी ग्लूटामेट, देन एल लाइसिन, देन डी एलानिन। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एल डी एल डी एल डी एल डी करके हम याद रख सकते हैं। और फर्स्ट जो एमिनो एसिड होगा वो लास्ट में भी सेम होगा, फर्स्ट में भी एलानिन है, लास्ट में भी एलानिन होगा, मिडिल में ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन आएगा। ठीक है, सेम इसमें इस नेक्स्ट जो लेयर का जो नाम होगा उसमें भी सेम एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड, एल लाइसिन, डी एलानिन। ठीक है, और एक का थर्ड जो एमिनो एसिड, मतलब एक का लाइसिन, एक नाम के साथ लाइसिन के साथ दूसरा जो फोर्थ में होगा डी एलानिन, उसका बॉन्डिंग होगा थ्रू पेंटा ग्लाइसिन के थ्रू इसका लिंकेज होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये है हमारे नाम स्ट्रक्चर, इसके साथ हमारा जो पेप्टाइड है वो है एल एलानिन, डी ग्लूटामेट, एल लाइसिन एंड डी एलानिन। एंड यहाँ पर भी नाम है, यहाँ पर भी टेट्रापेप्टाइड है, एंड ये जो टेट्रापेप्टाइड ए पेंटाग्लाइसिन के थ्रू क्रॉस लिंकिंग हुआ है। ठीक है, पेंटाग्लाइसिन के थ्रू क्रॉस लिंकिंग हुआ है, लेकिन ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में देख सकते हैं हम, ग्राम नेगेटिव में हम ए वाला स्ट्रक्चर और ए वाला क्रॉस लिंकिंग हम नहीं देख सकते। ग्राम नेगेटिव में क्या देखेंगे, कुछ चीज ग्राम नेगेटिव में नहीं है और अलग है, वो है इस डीएपी, मतलब थर्ड जो एमिनो एसिड है वो यहाँ पे लाइसिन था, यहाँ पे हो गया डीएपी, मतलब डाई एमिनो पिमिलिक एसिड। यहाँ पे डाई एमिनो पिमिलिक एसिड होगा ग्राम नेगेटिव में, और यहाँ पे जो हम ग्लाइसिन पेंटाब्रिज देख सकते हैं वो यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे ग्लाइसिन पेंटाब्रिज नहीं होगा। मतलब थर्ड एमिनो एसिड के साथ फोर्थ का बाइंडिंग होगा, लेकिन यहाँ पे डैप, मतलब लाइसिन के जगह डैप होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ग्लाइसिन पेंटाब्रिज नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पे डायरेक्ट एक लिंकेज होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैसे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है, वही हम अब देखेंगे। तो यहाँ पे ए है एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ए पूरा एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, और ए है नैग, मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और ए है नैम, एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड, और ए दो
ऑल्टरनेटिव करके तैयार हुआ है। ए है नैग और ए है नैम। यहाँ पे देख सकते हैं कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। और ए है टेट्रापेप्टाइड, ठीक है, मतलब 4 जो एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है इसके साथ। और एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आएगा, उसके बाद कौन सी एंजाइम आएगा, वो है ट्रांसपेप्टाइडेज। ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है वो क्या करेगा, इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम आके जो ग्लाइसिन पेंटाग्लाइसिन है उसको बाइंड करा के एक का जो फोर्थ कार्बन है उसके साथ दूसरे का थर्ड कार्बन के अंदर एक पेप्टाइड लिंकेज करेगा। वो क्या होगा, वो क्रॉस लिंकिंग होगा, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज बनेगा, जिसके थ्रू ए जो लेयर है और ए जो लेयर है, इस दो लेयर के बीच में एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर और एक बाइंडिंग होगा। तो जो सेल वॉल होगा वो कॉम्पैक्ट होगा, मतलब कोई भी जो रिजिड स्ट्रक्चर होने के लिए जो जरूरत होता है वो इसको प्रोवाइड करेगा, इस लिंक क्रॉस लिंकेज, ठीक है। तो अभी हम जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के थ्रू जो सेल वॉल कैसे फॉर्म होता है वही हम देखेंगे, ऐसे जो क्रॉस लिंकिंग बना के कैसे फॉर्म होता है वही हम देखेंगे। तो ये है फर्स्ट पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। नेक्स्ट ये वाला सेकेंड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आया है, एंड इस ये वाला जो टेट्रापेप्टाइड है और ये वाला जो टेट्रापेप्टाइड है इसके थ्रू इसके अंदर जो ग्लाइसिन पेंटा ब्रिज बनेगा, एंड उसके बाद थर्ड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आएगा, उसके अंदर भी ग्लाइसिन पेंटा ब्रिज बनेगा, एंड उसके बाद फोर्थ पेप्टाइड लेयर आएगा एंड उसके अंदर भी पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। एंड ऐसे करके पूरा जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के थ्रू एक रिजिड सेल वॉल फॉर्म होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर, ऐसे जो क्रॉस लिंकिंग होके पूरा कॉम्पैक्ट पेप्टिडोग्लाइकन लेयर फॉर्म होगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो फर्स्ट जो है वो है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हम देखे कि ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर है, सॉरी ये वाला थिक होगा, थिक लेयर है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर है, मतलब बहुत पतला होता है, ठीक है। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में कोई टिकोइक एसिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लिपिड। लिपिड यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में कोई आप नहीं देख सकते, ग्राम पॉजिटिव में कोई लिपिड नहीं है, वेरी लिटिल प्रेजेंट, एंड लेकिन ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन है जहां पे लिपोपॉलीसैकेराइड, यहाँ पे लिपोपॉलीसैकेराइड हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट है, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस मोस्टली एब्सेंट होता है, क्योंकि जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है ग्राम पॉजिटिव में वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ पूरा बाइंड होता है, तो बहुत कम देखा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव में पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है वो बहुत थीन होता है और पतला होता है, तो इसलिए उसके अंदर और जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस मेनली ग्राम नेगेटिव में हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल शेप। सेल शेप जो है वो ग्राम पॉजिटिव में ऑलवेज रिजिड होता है और ग्राम नेगेटिव में रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें एक कॉम्पैक्ट पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, इसलिए मोर रिजिड होता है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ एंजाइम डाइजेशन। जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करेंगे उसके बाद जो सेल वॉल उसका पूरा घट जाएगा, उसके बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको बोला जाएगा प्रोटोप्लास्ट स्ट्रक्चर। एंड ग्राम नेगेटिव के ऊपर ग्राम नेगेटिव सेल को अगर हम एंजाइम के थ्रू पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को अगर हटा देंगे तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको बोला जाएगा फेरोप्लास्ट, स्पेरोप्लास्ट, ओके। एंड सेंसिटिविटी टू डाइज एंड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स और डाइज के अगर हम अप्लाई करेंगे तो सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव में क्या इफेक्ट करेगा और ग्राम नेगेटिव में क्या इफेक्ट करेगा। तो ग्राम पॉजिटिव में मोस्ट सेंसिटिव होता है, मतलब एंटीबायोटिक्स और डाई ग्राम पॉजिटिव में ज्यादातर इफेक्ट करते हैं
एंड ग्राम नेगेटिव में मॉडरेटली सेंसिटिव, ग्राम नेगेटिव मॉडरेटली सेंसिटिव होता है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है उसका जो थिक लेयर है, तो उसलिए जो भी एंटीबायोटिक ग्राम मतलब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को ब्रेक करते हैं वो इस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसको मोर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो है स्टैफिलोकोकस ऑरियस एंड ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होगा वो है एस्चेरिशिया कोलाई। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, कौन सी एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। तो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो हम सब जानते हैं, वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन हम देखेंगे। पेनिसिलिन में एक बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रक्चर होता है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसका एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो उसको बोला जाता है बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रक्चर। ये जो बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रक्चर है ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के साथ बाइंड करता है। ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्या है, जो हम देखे कि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करते हैं। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को क्रॉस लिंकिंग करने में हेल्प करता है। तो क्रॉस लिंक मतलब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करते हैं ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। तो जो पेनिसिलिन का बीटा लैक्टम रिंग है वो जाके बाइंड करता है ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम के साथ एंड इनहिबिट करता है जो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया के। वो कैसे करते हैं वही हम अब देखेंगे। तो एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ए है नैग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड ए है नैम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड उसके बाद एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ऐसे करके पूरा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर अल्टरनेटिवली फॉर्म होता है एंड इसके साथ टेट्रापेप्टाइड जुड़ा रहता है। एंड दूसरा जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जब आएगा इसमें भी सेम फॉर्मेशन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है एंड इस दोनों के जो टेट्रापेप्टाइड है इसको जोड़ने के लिए कौन आता है, जोड़ने के लिए आता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। एक ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम आके इन दोनों के बीच पेप्टाइड लिंकेज और मतलब ग्लाइसिन पेंटाब्रिज फॉर्म करते हैं जो क्रॉस लिंकिंग करता है, जिसके थ्रू सेल वॉल को एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, लेकिन इसको इनहिबिट करने के लिए पेनिसिलिन क्या करता है, पेनिसिलिन आके यहाँ पे बाइंड करता है। बाइंड करके क्या करता है, जो क्रॉस लिंकिंग है उसको इनहिबिट करता है, मतलब क्रॉस लिंकिंग होने नहीं देता है। नो क्रॉस लिंकिंग हियर, तो इसमें कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा। तो इसके बाद क्या होगा, जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होगा, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो सब एक दूसरे से अलग हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं हुआ है। तो इसका जो कॉम्पैक्टनेस होगा वो नहीं रहेगा, तो पूरा जो कंपाउंड होगा सब अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो क्रॉस लिंकिंग होने नहीं दिया है पेनिसिलिन ने, उसके लिए पूरा सेल वॉल में क्या इफेक्ट करेगा, तो सेल वॉल में जो भी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होगा वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टनेस के थ्रू बाइंड नहीं होगा। तो जो सेल होगा वो बहुत मतलब फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मतलब रिजिड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। वो कैसे होगा, ऐसे हम देख सकते हैं कि हर एक अलग अलग पेप्टिडोग्लाइकन लेयर पूरा अलग हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो अल्टीमेटली सेल जो होगा वो सेल ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है, और सेल डेथ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही पेनिसिलिन सेल के जो पेनिसिलिन ऐसे कोई भी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को ब्रेक कर सकते हैं। और एक चीज याद रखना होगा कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो मतलब पेनिसिलिन जो है वो ओनली इफेक्ट करेगा जो जब सेल सिंथेसिस स्टेज में, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर सिंथेसिस स्टेज में रहेगा तभी पेनिसिलिन इफेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि इस दोनों के अंदर अगर क्रॉस लिंक हो गया है उसके बाद आप पेनिसिलिन डाल रहे हैं तो फिर कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि पेनिसिलिन का काम ही है जो टेट्रापेप्टाइडेज है उसके साथ बाइंड करके एक क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करना। अगर एक क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा उसके बाद हम पेनिसिलिन देंगे तो इसका कोई काम नहीं होगा। तो पेनिसिलिन तभी काम करेगा जब यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग नहीं हुआ है, मतलब सिंथेसिस स्टेज में पेनिसिलिन को आप डालेंगे तो काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी एंजाइम, वो है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम कैटालाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,4 बीटा लिंकेज बिटवीन
एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। मतलब नैग और नैम के अंदर जो बीटा 1,4 बीटा लिंकेज होता है, मतलब ए वाला जो लिंकेज, ए वाला ए है नैम स्ट्रक्चर, ए नैम का जो 1 नंबर कार्बन है, ए वाला नैग का स्ट्रक्चर, नैग का जो 4 नंबर कार्बन है, 1 और 4 के अंदर यहाँ पे बीटा, ए वाला बीटा पोजीशन में OH है, तो बीटा 1,4 लिंकेज इस पर है। तो जो लाइसोजाइम है वो क्या करेगा, लाइसोजाइम आके बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ देगा। तो ऐसे क्या होगा, पूरा जो पेप्टोग्लाइकन लेयर नैग नैम करके जुड़ा हुआ था, वो पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो सेल वॉल जो स्ट्रक्चर होगा वो ब्रेक हो जाएगा और सेल डेथ होगा। तो पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन काम करता है पेप्टोग्लाइकन सिंथेसिस के टाइम। पेप्टोग्लाइकन जब सिंथेसिस होगा उस टाइम पेनिसिलिन इफेक्टिव होगा, लेकिन लाइसोजाइम हर टाइम इफेक्टिव होगा। मतलब सेल वॉल सिंथेसिस हो जाने के बाद भी लाइसोजाइम इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो है आर्कियल सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्कियल सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या है, जो हम हम जब बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर देख रहे थे, वहां पे क्या था, नैम और नैग था। बैक्टीरियल जो सेल वॉल स्ट्रक्चर था वो कौन सी चीज से तैयार हुआ था, वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से तैयार हुआ था। लेकिन जो आर्कियल सेल स्ट्रक्चर है वो स्यूडोम्यूरिन से तैयार हुआ है। मतलब अगर कोई हमको बोलेगा जो बैक्टीरियल सेल है वो कौन सी कंपाउंड से तैयार हुआ है, हम बोलेंगे कि वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से तैयार हुआ है। ठीक है, लेकिन हम आर्कियल जो सेल वॉल है उसके लिए बोलेंगे कि वो स्यूडोम्यूरिन से तैयार हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बैक्टीरियल सेल वॉल एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के थ्रू तैयार हुआ था। ठीक है, ये दो कंपाउंड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के थ्रू तैयार हुआ था। लेकिन आर्कियल सेल वॉल के लिए एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मतलब नैग है, लेकिन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नैम नहीं है। उसके बदले में क्या है, एन एसिटाइल टैलोसामियूरिनिक एसिड है। मतलब यहाँ पे नैग और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल टैलोसामियूरिनिक एसिड है। ठीक है, यही डिफरेंस होगा आर्कियल सेल वॉल के साथ बैक्टीरियल सेल वॉल का। और एक भी डिफरेंस है, वो है जो हम देखे थे कि नैग और नैम जो है ए बीटा 1,4 लिंकेज के थ्रू बाइंड किया गया है, लेकिन जो आर्कियल सेल वॉल होगा उसमें बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। इस बैक्टीरिया में बीटा 1,4 लिंकेज था, यहाँ पे बीटा 1,3 लिंकेज होगा। ठीक है, यही है डिफरेंस बिटवीन आर्कियल सेल वॉल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। लास्ट जो पॉइंट है वो है सेल वॉल लेस बैक्टीरिया। सेल वॉल लेस मतलब दो तरीके की सेल वॉल लेस बैक्टीरिया हो सकता है। एक है जिसके मतलब जिसका सेल वॉल पहले था, लेकिन कुछ केमिकल ट्रीटमेंट के बाद उसका सेल वॉल डेफिशिएंट हो गया, सेल वॉल लैक हो गया है, एक हो सकता है। और दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है कि वो पहले से ही सेल वॉल इसका फॉर्म ही नहीं होता है, मतलब सेल वॉल लेस बैक्टीरिया है ये लोग। तो दो टाइप होता है। फर्स्ट जो टाइप है वो है सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया, और लैक ऑफ सेल वॉल जो बैक्टीरिया का होता है उसको हम देखेंगे। मतलब सपोज ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है सेल वॉल और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, एंड उसके अंदर ही जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम एक केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे इस सेल के ऊपर तो क्या करेगा, तो पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर है वो अगर लॉस हो जाएगा और लैक हो जाएगा, मतलब उसको हम हटा देंगे, तो क्या हमको मिलेगा, एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ए सेल जो टिका रहेगा। इस स्ट्रक्चर, इस जो सेल वॉल लेस और पेप्टिडोग्लाइकन लेस जो बैक्टीरिया होगा ग्राम पॉजिटिव के लिए, उसको बोला जाएगा प्रोटोप्लास्ट स्ट्रक्चर। वही चीज अगर ग्राम नेगेटिव में हम देखेंगे, ग्राम नेगेटिव के एक बाहर में आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, उसके नीचे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होगा। इसके ऊपर हम केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो पेप्टिडोग्लाइकन लॉस्ट होगा। पेप्टिडोग्लाइकन लॉस्ट होने के बाद हम देखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर मतलब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर लेस स्ट्रक्चर और सेल वॉल लेस जो स्ट्रक्चर है फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसको बोला जाएगा स्फेरोप्लास्ट। ठीक है, तो एल फॉर्म, इसको इस दोनों को ही बोला जाता है एल फॉर्म बैक्टीरिया। इसको एल फॉर्म बैक्टीरिया बोला जाता है। और एल फॉर्म बैक्टीरिया इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो एल फॉर्म बैक्टीरिया है इसको फर्स्ट जो आइसोलेट किए थे वो थे एमी
किनीबर्गर नोबेल, एनी किनीबर्गर नोबेल, इन्होंने फास्ट इसको डिस्कवर किए थे और आइसोलेट किए थे। एंड एल्फॉर्म जो नाम था उन्होंने दिया था, उन्होंने जिस इंस्टीट्यूट में काम किए थे, लिस्टर इंस्टीट्यूट, लिस्टर इंस्टीट्यूट के काम करने के लिए इस लिस्टर के एल के जो एल जो फर्स्ट लेटर है उसको लिए इसको नाम दिया गया है एल्फॉर्म। ठीक है, लिस्टर इंस्टीट्यूट इन लंदन में उन्होंने काम किए थे, इस नाम के लिए इसको दिया गया कि एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ओके, एंड लास्ट जो चीज है वो है सेल वॉल लेस फॉर्म, मतलब यहाँ पे जो कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पूरा लाइफ में कोई भी सेल वॉल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, ए फ्यू बैक्टीरिया एबल टू लिव और एग्जिस्ट विदाउट ए सेल वॉल। ऐसे के एग्जांपल कौन है, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसा एक बैक्टीरिया है जो है सेल वॉल लेस बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल तो कोई भी बैक्टीरिया को एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जो ऑस्मोटिक शॉक को प्रिवेंट करे। तो माइकोप्लाज्मा कैसे इस ऑस्मोटिक शॉक को प्रिवेंट करता है, तो उसके लिए माइकोप्लाज्मा के जो मेम्ब्रेन है उसमें स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल्स कुछ प्रेजेंट होता है जो इनकॉर्पोरेट इनटू देयर मेम्ब्रेन। इसका मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ स्टेरॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसके लिए दे आर इज यूजुअली इनहिबिटेंट ऑफ ऑस्मोटिकली प्रोटेक्टिक एनवायरनमेंट, मतलब ए इसका प्रोटेक्ट में हेल्प करता है। ठीक है, इसका ब्लास्ट हो जाने का जो प्रोटेक्शन है ए इनको मिलता है स्टेरॉल लाइक स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो ये पूरा इस लेक्चर का सब कुछ यहाँ पे ही था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।